पंचासीन विद्वजन बहन अलका जी, मातृशक्ति और मेरे प्यारे मातृतुल्य पितातुल्य बुजुर्गों, भाइयों और देश के दीपक, समाज के दिवाकर, प्यारे प्यारे बच्चों, आदरणीय डॉक्टर हरिओम जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। आपने समय दिया और आज प्रारंभ में सुन रहा था, जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो एक बात शब्द मेरे कान में आया था, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन। भाई विजयपाल जी बोल रहे थे, राष्ट्र रक्षा की यदि चिंता किसी को है वह आर्यों को है। मेरी चर्चा है सिर्फ और ध्यान से सुनने की है और मैं आपके बीच का ही हूँ। रहता पंजाब में इसलिए पंजाब वाला कह दिया जाता है, पर मैं भारत वाला हूँ। ये बात ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं भारत वाला हूँ। मैं जो चर्चा करूँगा है अपने समक्ष, आपके समक्ष हमारे काम की है, देश की है। हमने एक मंत्र अंत में पढ़ा, अग्ने नय सुपथा राय। उस मंत्र के अर्थ में ऋषि दयानंद जी महाराज वेद भाष्य में लिखते हैं, हे ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे, विद्वज्जन ध्यान दें, हे ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा सर्वदा, फिर से बोल दीजिए, सर्वदा आनंद में रहें। यह जो अर्थ है ना, बहुत ही गंभीर अर्थ है। इसमें सिर्फ दो ऊपर की बातें कहूँगा। राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आर्यों ने क्या करना है? आर्यों के जो काम निर्धारित किए ऋषि दयानंद ने, सुनो, संसार का उपकार करना, जिनको याद है बोल दें, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और उद्देश्य निर्धारित किया अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब मैं अपने मुख्य बिंदु पर आया हूँ। समाज में क्या है? हमें समाज की उन्नति करनी, तो समाज में क्या है? समाज की उन्नति कैसे हो सकती है? समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ समाज को क्या ज़रूरी है? जो बच्चा छोटा सा होता है और उसको माँ क्या करती है? सिखाती है। समाज को सबसे पहली आवश्यकता क्या है? शिक्षा। विचार करते चलिएगा, समाज को सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षा। दूसरी आवश्यकता क्या है? कि शिक्षित लोगों को उचित कार्य मिले, यानी रोजगार नहीं चाहिए। भाई पढ़ लिखने के बाद रोटी भी तो कमा के खिलानी भी है, खानी भी है, और समाज को और कार्यों में लगाना है। तीसरी, देश के अंदर वन संपदा, पशु संपदा और हमारी खेती मजबूत हो। क्यों? क्योंकि यह देश कृषकों का देश है। भारतवर्ष में कोई भी चीज़ माता धरती की गोद में दे दो, वो उसको 1000 गुना करके आपके पास भेज देती है। कई लोग कहते हैं खेती घाटे का सौदा है, पर मैं मानने को तैयार नहीं होता हूँ। जब माँ धरती को हम एक बीज दे देते हैं, एक धान का बीज डाल दीजिए, 1000 बीज से कम नहीं आएगा, गिन के देख लीजिए, ठीक है ना? तो उसके बाद हमारा जो है बाकी समाज की व्यवस्थाएं उनको करना है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सन 1007 से, याद करो अब 2021 चल रहा है, 1007 से यह देश गुलामी के गर्त में जा घुसा। पहले मुसलमानों ने राज्य किया, उसके बाद लगभग 700 वर्ष तक इतिहासकारों के अनुसार, उसके बाद लगभग 300 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, अंग्रेज़ों ने। बीच में
कुछ 101 सालों तक ये उथल पुथल में रहा। जब अंग्रेज़ों का राज्य आया, मुसलमानों का राज्य आया, उनके अत्याचार की कहानी पढ़ो तो रूह कांप जाएगी। उन्होंने देश को छोड़ा नहीं खोखला करने की, उनकी बस एक ताकत थी जिसका नाम था तलवार। तलवार के बल पर उन्होंने इस देश पर राज्य भी किया और भरपूर जी भर के जितना चाहा अत्याचार किया। उस अत्याचार को देखकर, यहाँ की लूट खसोट को देख कर के दूसरे भी ललचाए, तो फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, ब्रितानी भी आ गए ब्रिटेन से, जिनको हम अंग्रेज़ कहते हैं। लेकिन उन सबको अंग्रेज़ों ने टिकने नहीं दिया और उनको भगा दिया। अंग्रेज़ों ने चाल चली व्यापार के माध्यम से आए और 300 वर्षों तक इस देश में राज्य किया। कहाँ से? लगभग 1600 ईस्वी से। 300 वर्ष में उन्होंने भी तलवार नहीं चलाई। उन्होंने तलवार से ज़्यादा खतरनाक इस देश को बना दिया कि हम लोगों को ऊपर से तो हिंदुस्तानी रखा और अंदर से अंग्रेज़ बना दिया। कैसे? सबसे पहली सी शिक्षा होती समाज की। उन्होंने सबसे पहला यदि कुछ बदला तो शिक्षा बदला, और शिक्षा ऐसी शिक्षा दी कि सिर्फ और सिर्फ वह व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लायक बने और काम न कर पाए। ऐसी शिक्षा किसने बनाई? लॉर्ड मैकाले ने 1833 में, और वहाँ लागू कर दी इस देश के अंदर। उनको भगाने के लिए जो सबसे पहला काम किया, इतिहास को मैं कुरेदता हुआ चलता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, सबसे पहला काम यदि किसी ने किया तो 1853 से आर्य समाज ने किया। विद्वानजन भी ध्यान देंगे, 1853 से। और मेरा प्रश्न है, आर्य समाज कब बना? 1800, भाई विजयपाल जी ने कहा 75 में, और मैं कहता हूँ आर्य समाज काम कर रहा है 1853 से। थोड़ा सा विरोधाभास नहीं है, समझने की आवश्यकता है। 1853 में एक योजना चलाई गई, उस योजना का आगे चल करके नाम आया विफल क्रांति। और कब हुई थी? 1857 में। उस क्रांति को करने वाले कौन थे? आप लोगों को नहीं पता है। उस क्रांति को करने वाले हमारे गुरु, हमारे दादा गुरु, हमारे परदादा गुरु और उनके गुरु। उस क्रांति में थे आदित्य ब्रह्मचारी, जिनका चित्र वहाँ सामने लगा हुआ है, इधर भी छपा हुआ है, कुर्सी पर बैठे। इनका नाम उस समय था आदित्य ब्रह्मचारी। इनके गुरु का नाम था विरजानंद, उनके गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद, और पूर्णानंद जी के गुरु का नाम था स्वामी ओमानंद। उन लोगों ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर और कुछ साधु सन्यासी, उसमें नागा साधुओं की संख्या ज़्यादा थी, उन लोगों ने मिलकर के मथुरा के इलाकों में, जंगलों में बैठ बैठ करके मीटिंगें की, बैठकें की, और बहादुर शाह जफर ने उसमें सबसे ज़्यादा धन लगाया। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, और क्योंकि अंग्रेज उनको सताते थे, बाद में उनको काला पानी कर दिया। धन लगा करके 1853 से आदित्य ब्रह्मचारी में सबसे नौजवान था, और स्वामी ओमानंद सबसे बुजुर्ग सन्यासी थे, और उनकी उम्र लगभग कहते हैं 160 वर्ष के आसपास थी। ऐसे उन्होंने वो योजना बनाई और 1857 की क्रांति हमारी विफल कर दी एक नौजवान मनचले ने, और उसका नाम क्या था? मंगल। इतिहास को बताता हूँ, मंगल पांडे। उसकी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गया, नहीं तो इतने तरीके से वो योजना बनाई गई थी, और जल्दबाजी 3 दिन पहले हुई, 3 दिन में अंग्रेज सतर्क हो गए। अंग्रेजों ने इस देश में ऐसा सिस्टम बनाया, देखो सड़कों के किनारे आपको दिखाई देगा, आपको पता नहीं दिखता है, मुझे दिखता है, सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाए, जो वृक्ष लगा हुआ यहाँ पर भी है सड़क के किनारे, ये इस वृक्ष का बताइए क्या फायदा है? उन्होंने अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए, कंपनी की दवाइयाँ बेचने के लिए आम, नीम, पीपल, बबूल, आंवला, इन सब की बुराइयाँ शुरू की और इन वृक्षों को समाप्त किया, और ऐसे वृक्ष लगा दिए जिनकी पत्ती अगर मसल के नाक में लगा लो तो उल्टी आ जाएगी। उन्होंने इसलिए किया, अभी आंवला इस सड़क पर अगर फरुखाबाद से लेकर यहाँ तक लगा होता तो आंवला इस देश में सस्ता होता, और आंवले को अमृत फल कहा गया है औषधि में। तो उन्होंने इस तरह से वहाँ से ख़त्म किया, शिक्षा ख़त्म की, और ऐसी व्यवस्था दे दी कि हम एक व्यक्ति पढ़ना शुरू, सब बच्चों को पढ़ाएं और 12वीं तक पढ़ाएं। 12वीं तक पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे एक क्वालिटी के तैयार हो गए, और उन 12वीं तक या BA तक पढ़ने के बाद उस बच्चे से कहो तुम्हारे अंदर कोई योग्यता आई, तुम कोई काम कर लो, तो वो काम करने लायक है?
सिर्फ एक काम करेगा, वो बाबू बने लायक बन गया। और बाबू बनाना कहाँ था उन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो हमारी शिक्षा खराब कर दी। ऋषि दयानंद ने शिक्षा के विषय में, वो विचारक देखिए, उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद फिर आर्य समाज बनाने से पहले सत्यार्थ प्रकाश लिखा, आर्य समाज बनाने से पहले लिखा, और उसमें एक स्वच्छ, एक सुंदर, एक ऐसे भारत की कल्पना की है छठे समोल्लास में। और उस कल्पना में लिखा है कि वेद का हवाला देते हुए, कि वेद में ये लिखा है कि राजा अपने राज्य में 3 सभाओं की रचना करे। और वो 3 सभाएं क्या क्या लिखी हैं? साफ साफ लिखी, छठे समोल्लास के पहले पन्ने पर लिखा है, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा। ये पढ़िए आप लोग। नौजवानों से खासकर मैं कहता हूँ, अभी भाई विजयपाल जी ने कहा कौन आएगा बलिदान देने के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, 3-4 नौजवान ही आए। इन्हीं से मुझे खुशी मिल रही। कोई बात नहीं, भगत सिंह तमाम नहीं थे, एक था चंद्रशेखर गोली मारने वाला, खुद को एक था, पर आज अमर है। तो यहाँ कम से कम 4-5 नौजवान डॉक्टर साहब ने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, खुशी मिली आप लोग। तो अब राजार्य सभा का क्या मतलब? राजार्य सभा 1875 से पहले 74 में पूरा हो गया था शायद, सत्यार्थ प्रकाश, जो मैं गलत नहीं हूँ। उसमें पहले ही ऐसी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, ये लिखा था। और वो जब क्रांति समाप्त हुई तो भी आर्यों ने अपना स्थान छोड़ा नहीं। और इतिहास में आया है, सज्जनों, उस गाड़ी को मत देखो, अभी अपनी गाड़ी ढीली है, अपनी गाड़ी को देखो। जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी में कितने लोगों ने काम किया, जरा किसी भी बलिदानी का, क्रांतिकारी का, ठंडे, एक थे गर्म विचारधारा वाले, एक नरम किसी भी विचारधारा का व्यक्ति का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, उसके पीछे आर्य समाज खड़ा दिखाई देगा। भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है, एक 23 साल का बच्चा जिसको फांसी पर चढ़ा दिया, 23 साल का सिर्फ, और उनका नाम पहले आता। उनका सारा परिवार आर्य समाजी था और घर में प्रतिदिन हवन होता था। लाजपत राय का ले लो, ठाकुर रोशन सिंह का ले लो, अपने इलाके के हैं, राजेंद्र लाड़ी का ले लो, शाहजहांपुर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, उनके साथी अशफाकुल्ला खां का ले लो, किसी भी चंद्रशेखर आज़ाद का, जो 5 भाई थे, जिसको माँ चंदू कहा करती थी, 5वां लड़का था, और उसे 4 को पहले अंग्रेजों ने या तो गोली मारी थी या तो उनको जो है कहीं न कहीं से गायब कर दिया था। इसलिए उसने कहा था कि मुझे अंग्रेज छू नहीं सकते हैं, और उसको ये लगा कि मुझे छुएंगे, इसलिए खुद को गोली मार ली। मेरे 4 भाई जहाँ शहीद हुए, वहाँ 5वां वो माता का लाडला नंदू भी शहीद हो गया, वो भी आर्य समाजी था। किसी का भी ना, जितने बलिदान हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं दिल में संजोया था, उन्होंने देश को आज़ाद कराना, आज़ाद इसलिए कराना था कि यहाँ का धन बाहर ना जाए, यहाँ की व्यवस्था यहाँ रहे। लेकिन जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हम आर्य लोग ठंडे हो गए, और ठंडे होने के बाद अब व्यवस्था ये देख रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक है? आप लोगों से मैं प्रश्न उत्तर कर रहा हूँ, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था जैसी है ऐसी होनी चाहिए? ऋषि दयानंद ने क्या लिखा शिक्षा के विषय में, सुनो। कहते हैं कि 8 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिका को राज्य व्यवस्था के द्वारा शिक्षा निःशुल्क दी जाए, और जो अपने बच्चों को शिक्षा ना दे, राजा उसको दंडित करे, उसके माँ बाप को। तो क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था चल रही? और जो बच्चा जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाया जाए निःशुल्क रूप में, क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, 2 तरह की शिक्षाएं, एक सरकारी एक गैर सरकारी, और दोनों शिक्षाओं में अंतर कर दिया गया। अंतर इतना कर दिया गया कि कई बार योग्यता कुचली जाती है और अयोग्यता ऊपर आ जाती है। तो अयोग्य व्यक्ति, देखिए, योग्यता जात पूछ कर नहीं आती, ध्यान रखिएगा। हमारे देश के अंदर जो जात पात की व्यवस्था सबसे ज़्यादा दी तो किसने दी? संविधान ने दी। और संविधान के बाद अगर किसी ने हवा दी जात पात व्यवस्था को, तो राजनीतिक पार्टियों ने दी। जब किसी को टिकट देना है तो कितनी किस जात वाले कहाँ कहाँ हैं, उन्होंने कभी भारतीय को टिकट ही नहीं दी, ना भारतीय ने भारतीयों को वोट दिया। वोट किसको दिया? एक जात वाले दूसरी जात वाले को, एक पार्टी वाले अपनी पार्टी वाले को। भारत के लिए किसी ने वोट किया, किसी ने टिकट दी, किसी ने राज्य व्यवस्था संभाली। तो जाति व्यवस्था परमात्मा ने तो मानव जाति बनाई है। आर्य समाज चीख चीख करके लगभग 200 साल होने जा रहे हैं, 197 साल आर्य समाज को हो गए। चीख चीख करके जाति व्यवस्था के बारे में आर्य समाज कहता है मानव मात्र एक हैं, हम उस जाति व्यवस्था पर नहीं जाते।
आगे शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चा जो पढ़े सो पढ़े, लड़कियां अलग पढ़ें, लड़के अलग पढ़ें, उनके वस्त्र, उनके भोजन, उनकी कापियाँ किताबें, उनका रहना सबका सब वहाँ होना चाहिए। ये ऋषि दयानंद कहते हैं। राजार्य सभा उसी बात को लेकर चल रही है। अखिल भारतीय राजार्य सभा की कल मीटिंग भी हमारी एक वहाँ दिल्ली में हुई है, और एक मीटिंग होगी आपके यहाँ फरुखाबाद में कमालगंज में 17 तारीख परसों। तो शिक्षा की बात करें, न्याय व्यवस्था वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में थी। बताइए कोई बदलाव आया? व्यापार की व्यवस्था वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थी। बताओ कोई बदलाव आया? और वो इस देश का धन कमा के विदेश में ले जाते थे। अब आज़ादी तो मिल गई, उस कुर्सी को छोड़ गए, कुर्सी पर हम बैठ गए, लेकिन उसका धन उसी तरह से निकाला जा रहा है। और वो विदेश में पहले ले जाते थे, वो अब हम भेज देते हैं। कैसे? स्विस बैंक के जरिए। जिसका धन गड़बड़ होता है वो विदेश भाग जाता है, और वो धन सबका सब उसके साथ चला जाता है। यहाँ एक कौड़ी रह जाती हो तो बताओ, और जो बाकी बचा वो लूट कर ले जाती हैं पार्टियां। देखिए, काले धन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कभी कहा करते थे, मैं न लाऊं तो मेरा सिर काट देना। एक भाषण में ऐसा भी हमने सुना है, आप वीडियो क्लिप भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और कहा था मुझे सिर्फ 2 महीने दे दो, दिसंबर का समय तक मांगा था। ऐसा साफ उनकी क्लिप्स हैं, हमारे पास हैं। तो वो काले धन की बात कहते थे। मैं कहता हूं इस देश के अंदर जो है सत्ता और सत्ता के सेवक मिलकर काले धन की खेती करते हैं। कैसे करते हैं? आप अनुमान लगाओ। फर्रुखाबाद जिले में सुबह से शाम तक एक दिन की सब सरकारी दफ्तरों में जो रिश्वत दी जाती कितनी होती होगी? अनुमान लगाना जरा। हमारे नौजवान साथी बैठे, विचारक लोग बैठे, माताएं बहनें बैठी हैं। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुरेद रहा हूँ, आपके अंदर आर्यत्व पैदा कर रहा हूँ। क्यों? हम आर्यावर्त देश के निवासी हैं, और आर्यावर्त देश का निवासी विचारधारा कुछ हो सकती है, पर प्रत्येक व्यक्ति इस देश के अंदर रहने वाला क्या हो सकता है? आर्य हो सकता है। तो कितनी रिश्वत होगी, कितने करोड़ एक दिन की? भाई विजयपाल जी, कितनी रिश्वत होती होगी? कम से कम 1000 रुपये से किसी ऑफिस में कम पड़ता है। आप छोटे से दफ्तर में चले जाओ, कहीं पर भी चले, ये बात क्या कोई जानता नहीं है? हजारों करोड़ रुपया एक दिन की रिश्वत अगर फर्रुखाबाद में पैदा होती है तो सारे देश के शहरों में कितनी पैदा होती? बताओ, वो खेती कौन करता है? आप करते हो, मैं करता हूँ, या कोई और करता है, या किसान करता है, या ये डॉक्टर साहब करते हैं? कौन करता है उस खेती को? सरकार करती कि नहीं? बता दो जी। क्यों बोला नहीं जा रहा है भाई? सरकार करती है, और सरकार के नुमाइंदे जो वहाँ बैठे हैं अफसर, वो करते हैं। अगर मंत्रियों से बचा तो अफसरों ने नहीं छोड़ा, अफसरों से बचा तो नेताओं ने नहीं छोड़ा, और हम सोच नहीं पा रहे। तो काला धन हम तो रोज बोते हैं, और बो करके उसको फसल उगाते हैं, और कहते हैं काला धन विदेश में, वहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए। अरे यहाँ वाला बंद कर दो ना। अभी लॉकडाउन हुआ था, एक आदमी भी बाहर निकल पड़ता था, उसको पुलिस डंडा मार दी। एक भी आदमी निकलता, पुलिस का डंडा पड़ता था। तो क्या इनको ये नहीं पता कहाँ कहाँ रिश्वत ली जा रही है, कहाँ दी जा रही है? वो तो खुद लेने देने वाले हैं, तो क्यों बंद करेंगे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी मैं चर्चा करूं तो बहुत समय लगेगा, और आप बोर भी हो सकते हो और कहोगे पता नहीं क्या कहने बैठ गया है। हम बात ये कहना चाहते हैं, पकड़ के पहुंचा पकड़ना, थोड़ा बर्दाश्त करना, बर्दाश्त तो करेंगे, करना पड़े। ये नहीं करेंगे तो इनकी पीढ़ियां बर्बाद होंगी। आप बर्दाश्त नहीं करो। मैं देखिए क्यों, मैंने, मेरी बेटी पीएमटी कर रही थी, मेडिकल की छात्रा, और बहुत होशियार पढ़ने में, पर मेरे पास, मैं जब उसका पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, एडमिशन कराने गया, तो कहते हैं 1 वर्ष का 8 लाख रुपए लगेगा। किसमें? BA-MS में नहीं, MBBS कराना था मैंने, MBBS के लिए। BMS में तो भी 4 लाख लगता है। तो MBBS के लिए अब मेरे पास कहाँ, मैं तो पंडित पुरोहित पंडितों के पास कहाँ पैसा, ब्याह शादी में थोड़ा मिल जाए, वो भी कहते हैं पंडित लूट ले गया। ठीक है ना भाई? शाम उसके लिए जो वो बजाने गाने भाड़ लोग आते हैं, वो तो 1 घंटे का करीब 30,000 40,000 ले जाते हैं, और पंडित ने अगर वहाँ पर 2,000 3,000 मांग लिया तो पंडित लुटेरा हो गया। ठीक है ना? वो शराब की पेटियां खरीदते हैं। पंजाब में तो मैं देखता हूं कि करोड़ों रुपए की शराब वहां पर आ जाती है। एक शादी में कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए की शराब आती है, और बड़ी महंगी वाली। और जैसे हम पानी बांटते हैं वैसे वो शराब बांटते हैं। उनके ब्याह में हमने देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ, पहली बार देखा। मैंने कहा ये थोड़ी सी कोको कोला भर के क्यों पिला रहे हैं? तो मेरे राजकुमार शर्मा जी कहते हैं तेरे को पता नहीं है, ये वो नहीं है जो तू समझ रहा है, ये वो है जो तू नहीं समझ रहा है। तो मैं समझ गया कि मैंने ये शराब की बात कर रहा होगा, तो बीच में बांट रहा है सबके सामने।
तो अब इतना कहने का मतलब वहाँ इतना, और मेरी बेटी रह गई, उसे करना पड़ा MSc करना पड़ा, BSc करके मेडिकल में। क्यों करना पड़ा? वो योग्य थी, बहुत होशियार थी, उसके टीचर्स खूब उसको कहते थे, लेकिन धन ना होने के कारण एक योग्य बच्चा अयोग्य रह गया। अगर सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था होती तो क्या अयोग्य? सब डॉक्टर नहीं बनना चाहते, सब टीचर नहीं बनते, सब इंजीनियर नहीं बनते, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ वकील बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, कोई खेती करना पसंद करेगा, कोई पशुपालन करना पसंद करेगा, कोई घुड़सवारी पसंद करता है तो घोड़ा पालन पसंद करेगा। ऐसी शिक्षाएं हमारी शिक्षा में क्यों नहीं? और हर एक को शिक्षा में क्या होना चाहिए? हर बच्चे को स्वास्थ्य शिक्षा कम से कम 12वीं तक दी जानी चाहिए, ताकि मेरा देश स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ नहीं होगा, यह देश बुजुर्गों का देश नहीं कहलाता, नौजवानों का देश कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बुजुर्ग बचते ही नहीं, 60 साल के बाद ऊपर चढ़ जाते हैं, तो बुजुर्ग रहेंगे कहाँ से? और बचते क्यों नहीं? क्योंकि स्वास्थ्य बढ़िया नहीं। महाभारत उठा के देख लो, वहाँ 380 साल का नौजवान कृष्ण भी लड़ रहा है, और 32 साल का बच्चा भी अभिमन्यु लड़ रहा था। ठीक है ना? तो अब कहने का मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं। रोजगार के नाम पर हमारे बच्चे, हम लोग पढ़ पढ़ के, मैं 4 बार मैंने इलाहाबाद में संस्कृत प्रोफेसर के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, मेरा लिखित परीक्षा में दूसरा स्थान, मैं दिया इंटरव्यू देने के बाद मेरे से 3 लाख रुपया मांगा गया, मैं लेकर नहीं गया था। इलाहाबाद से लखनऊ आता हूँ, व्यवस्था करके तीसरे दिन पहुँचता हूँ, फ़ोन नहीं थे उस समय, और जब वहाँ पहुँचा तो मेरे से कह दिया गया तुम्हारी वाली सीट रद्द हो गई, तुम्हें तो इंटरव्यू में निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि मैं 3 लाख रुपए समय पर लेकर, मेरे जैसे कितने नौजवान निकाले गए होंगे और कितने अब निकाले जा रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो, ये किसकी कमी है? ये सड़क यहाँ जैसे जो फरुखाबाद से मैं जहाँ से नवाबगंज से यहाँ तक आया हूँ, ये टूटी पड़ी है। तो मैंने कहा अपने आचार्य राम रहीश जी से कि मुझे ऐसा लगता है जब से ये बनी उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं हुई। शायद ऐसी मेरी सोच है, और ये सही कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जानते होंगे क्यों? क्योंकि हम बैलगाड़ी की रफ्तार से इस सड़क पर आए, राजमार्ग पर आए। राजमार्ग है, ये प्रदेश का राजमार्ग है जो 2 जिलों को जोड़ता है, फरुखाबाद से लेकर के और एटा तक, जो इस क्षेत्र की जानकारी जितनी मेरे को है। तो ये क्यों नहीं बनी भाई? अब तक नेता नहीं आया कोई, इस सड़क से नेता नहीं गुजरता था, ये नहीं गुजरता है। और कौन नहीं जा गालियाँ देता चलता होगा जो वहाँ से यहाँ तक आता सारा दिन? बताइए, ये व्यवस्था किसको करनी चाहिए थी? वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, और वोट मांगने नहीं आते, वोट खरीदने आते हैं। नेताओं की भी बड़ी मजबूरी है, पहले टिकट खरीदने जाए, 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट मिलता है पार्टियों से। टिकट खरीदने के बाद जब यहाँ जनता में आते हैं तो हर एक को कई 1000 रुपये वोट देना पड़ता है, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपये वोट देना पड़ता है, कहीं शराब पिलानी पड़ती है। वोट खरीदते हैं, एक टिकट खरीदते हैं, फिर वोट खरीदते हैं, फिर आपकी खाक करेंगे मदद, व्यवस्था तो नहीं संभालेंगे। वो अपने पैसे पूरे करेंगे, पैसे 3 साल में पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी आदत पड़ जाती है तो 2 साल में और कमा लेते हैं। तुम जाओ भाड़ में, करते हैं शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में। ये आर्य समाज के मन से मैंने बचपन में सुना था कि देश जाए चूल्हे में,